नोटिस हिंदी को राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त की। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान प्रति वर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। इस आयोजन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी श्रृंखला में आज स्वतंत्र थिएटर के द्वारा सुप्रसिद्ध कवि नाटककार और नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर का मंचन किया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों से स्वतंत्र थिएटर ने बहुत से नाटकों का सफल मंचन किया है और इसके द्वारा भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। इतना ही नहीं, इस थिएटर ने अनेक ऐसी रचनाओं को हम तक पहुंचाया है जिन्हें हम किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते। आज इतनी व्यस्त हिंदी के भागवत हिंदी है जिसमें शायद हम इतना समय पुस्तकों को नहीं दे पा रहे हैं। ये एक स्वतंत्र थिएटर का नहीं एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय कहिए सामान्य काव्य है और ये बहुत सारे नाटक ही नहीं बल्कि फिल्म फीचर फिल्म भी बनाई है पूरे की। और आज जैसे मैंने कहा कि मनुष्य अगर हमारे पास सब कुछ सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन अभाव है तो केवल समय। क्यों? क्योंकि आज स्थितियाँ ही ऐसी हुई है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सब भाग दौड़ में लग रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सुबह पूरी तरह से मुश्किल की तरफ चालू करते हैं कि आज अगर देखिए मनुष्य की स्थिति कैसी हुई है कि आज धीरे धीरे बिखरने लगा है आदमी, दर्द के जंगलों में भटकने लगा है आदमी, धीरे धीरे बिखरने लगा है आदमी, दर्द के जंगलों में भटकने लगा है आदमी। रिश्ते नाते हो या हो 30 त्योहार, हर घड़ी बात पैसे की करने लगा है आदमी। इस तरह की स्थितियों में अगर हम इस तरह के नाटकों को देख पाते हैं तो ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा संस्थान भारतीय टेलीविजन संस्थान पिछले 4 वर्षों से स्वतंत्र थिएटर के सहयोग से अपना नाट्योत्सव मनाते हैं और इसमें आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि पूरी शांति से इस नाटक को देखें और आनंद उठाएं और पूरी आशा भी करती हूँ कि ये सब आपको बहुत पसंद भी आए। ये नाटक अभिजीत चौधरी द्वारा निर्देशित है, डाकघर प्रस्तुत है, डाकघर। स्वतंत्र थिएटर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी नाटक डाकघर, जिनके लेखक हैं नोबेल पुरस्कृत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। मैं आपको बता दूं कि इस नाटक में मुख्य भूमिका निभाने वाले आदित्य सिंघल जी टीवी पर चलने वाले इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज इस रियलिटी शो के विनर रहे हैं। अनुराग बसु, सोनाली बेंद्रे और विवेक ओबेरॉय इस शो को जज किया करते थे और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में वो चुनकर आया इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। तो आदित्य की खूबसूरत अदाकारी को देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिखावट को, उनकी सुंदर सी लिखावट को हम लोग महसूस करेंगे और अभिजीत चौधरी के बखूबी निर्देशन को भी। तो आइए प्रस्तुत है स्वतंत्र थिएटर की शानदार पेशकश हिंदी नाटक डाकघर। सबसे निवेदन है कि वे अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें अथवा स्विच ऑफ कर दें। सारे दर्शकों से पूरा निवेदन है कि वे अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें अथवा स्विच ऑफ कर दें।
अगर भाग्य में लिखा होगा तो अभी बहुत दिनों तक वो बच भी सकता है, लेकिन आयुर्वेद में जैसा लिखा है उससे तो क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है पैतृकान सन्निपात जान कफवात समुद्भवात। बस हम ये श्लोक वगैरह तो रहने ही दीजिए, इससे मेरा क्या और बढ़ जाता है। यही बताइए करना क्या चाहिए जी? बहुत सावधानी से रहना होगा। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन किस बात में सावधान रहना होगा जरा साफ साफ नहीं बताइए ना। मैंने तो आपसे पहले ही कह रखा है, उसे बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना होगा। जरा से बच्चे को दिन भर घर में बांधे रखना तो बड़ा मुश्किल है मुझे। लेकिन आप ही कहिए और कीजिएगा क्या? ये जाड़े की धूप और हवा दोनों ही तो उसके लिए विष के समान है। शास्त्रों में लिखा है अपस्मारे ज्वरे काशे कामलायाम हलीमके। अच्छा अपने शास्त्रों की बात भी रहने ही दीजिए, मतलब ये कि इसे बंद करके ही रखना पड़ेगा। अरे दूसरा कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पवने तपने चैन जी आपका ये चैन लेकर मैं क्या करूंगा भला? उसे तो अपने पास ही रखिए और यही बताइए कि करना क्या चाहिए। लेकिन सच कहना आपका परहेज बड़ा मुश्किल है। रोग की सारी तकलीफें वो बेचारा चुपचाप सह लेता, लेकिन आपकी वो दवा खाने में जो तकलीफ होती है ना, उसे देखकर तो मेरा कलेजा फटने लगता है, कलेजा फटने लगता है। वो तकलीफ जितनी ही ज्यादा हो उसका फायदा भी उतना ही अधिक होगा। इसी से तो महर्षि च्यवन ने कहा है भेषजम हितवाक्यम चतिक्तम आशु फलप्रदम। अच्छा तो मैं चलूं तब महाशय। धन्यवाद।
उपाय हो गया कि किसी तरह उसे जाड़ की धूप और हवा से बचाकर घर में बंद रखा जाए। लेकिन तुम तो बच्चों को बहकाने के सरदार हो ना। उन्हें घर से बाहर ले जाते, मैदानों में पहाड़ों में खेल खिलाना, यही तुम्हारे बुढ़ापे का खेल है ना। सिर्फ इसी बात से तुमसे डर लगता है दादाजी, सिर्फ इसी बात से। तुम झूठ नहीं कहते भाई, मैं सचमुच बड़ा डरावना उठा, जाड़े की धूप और हवा की। लेकिन भाई घर में बांध कर रखने वाले बहुत से खेल मैं जानता हूँ। हाँ तुम देखना, मैं बस अपना काम धंधा निपटाऊं और फिर बच्चे के साथ दोस्ती गांठूंगा। हाँ देखना देखना। अरे सब ठीक कर दूंगा। हाँ सुनिए तो, मैं तो सीधे मना किया। फूफा जी, फूफा जी, हाँ बस। फूफा जी, अरे क्या हो रहा है? क्या हो? देखो ना, फूफा जी मुझे एकदम गर्मी से दवाई पिला रही है। देखिए तो कैसे जिद कर रहा है। नहीं पीना फूफा जी, अरे बेटा, पी लो। नहीं पीना, बुआ ने काढ़ा तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बनाया है, चुपचाप पी लो। नहीं पीना फूफा जी। दवा नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगा? कैसी जिद है अमल? दवा पी लो। नहीं पीना फूफा जी। पी लो, मुंह खोलो थोड़ा। अमल क्या करते हो? ठीक, तुम्हें दवाई नहीं पीनी तो मत पियो। मैं और तुम्हारी बुआ तो बाहर जा रहे हैं और वैद्य जी ने तो मना किया है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हमारे साथ तो नहीं चल पाओ। चलो राधा, हम तो चले। फूफा जी, हम्म, इलाओ। प्यारा बेटा मेरा, अड्डे 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 उठो 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 उठो। प्यारा बच्चा, मुंह खोलो मुंह खोलो। अड्डे 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 अड्डे। चल गुड़ भी लेती आना। आराम से। थोड़ी और बची, पी लो। हो गया। आराम से। पानी। गुड़ खा लो, मन साफ हो जाएगा। कैसा हाथ पड़ता है? फूफा जी, क्या है? मैं उस बरामदे तक भी ना जा सकूंगा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। वो देखो ना, वो जहाँ बुआ चावल साफ कर रही है ना, जहाँ दोनों हाथों में दाल की खुद्दा लिए गिलाई, उसके बाद बैठ के कुट 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 करके खा रही है। क्या मैं वहाँ तक भी ना जा सकूंगा? नहीं बेटा। अगर गिलहरी होता ना कोई अच्छा होता। लेकिन वे मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? अभी तो बताया, वैद्य जी ने मना किया है। बाहर जाने से तुम बीमार हो जाओगे। और ये बात वैद्य जी को कैसे मालूम हुई? अरे ये क्या कहते हो मैं? भला वैद्य जी ना जानेंगे? उन्होंने तो इतनी बड़ी बड़ी पोथियां जो पढ़ रखी हैं। कि पढ़ने से क्या सब कुछ जाना जा सकता है? अरे तुम तो ये भी नहीं जानते। नहीं, मैंने तो पोथी वोथी कोई पढ़ी नहीं ना फूफा जी, किसी से नहीं जानता। देखो बेटा, बड़े बड़े पंडित लोग भी तुम्हारी ही तरह होते हैं। वे घर से बाहर निकलते ही नहीं। वे बाहर ही नहीं निकलते। हाँ? अरे निकलेंगे कब? तुम ही बताओ ना। वे तो बैठे बैठे इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ते हैं और तो और उनकी नजर इधर उधर भी नहीं जाती। अमल बाबू, बड़े होकर तुम भी बाबू बनोगे। बैठे बैठे बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ा करोगे। अरे लोग तो तुम्हें देखकर अचरज में पड़ जाएंगे कि वो देखो अमल बाबू। नहीं नहीं फूफा जी, मैं पंडित कभी नहीं बनूंगा। फूफा जी, मैं आपके पैरों पड़ रहा हूँ। फूफा जी, मैं पंडित हरगिज नहीं बनूंगा। ये क्या कहते हो अमल? अगर तुम पंडित हो पाते तो मैं तो धन्य हो जाता।
बात है, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, खामखा पहाड़ों को पार करने चला जाओ। क्या जो तुम कहते हो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है बेटा। वो पहाड़ जो इतना ऊंचा उठा था, वो समझना पड़ेगा कि उसे पार करने की मनाही है। नहीं तो इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करने की क्या जरूरत थी? तुम ही बताओ बेटा। जी, तुमको क्या सच में ऐसा लगता है कि वो मना कर रहा है? हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धरती बोल नहीं सकती। इसी से यूं नीला आसमान में अपने हाथ उठाकर हमें बुला रही है। दूर पर जो लोग अपने घर में बैठे होते हैं ना, दोपहर के वक्त वे भी अपने खेती के पास आकर इस कहानी सुनवाते हैं फूफा जी। लेकिन पंडित लोग शायद इसे नहीं सुन पाते। वे लोग तो तुम्हारी तरह पागल नहीं है ना अमर बाबू, ये सुनना चाहते भी नहीं। अच्छा फूफा जी, कल ना मैंने अपने जैसे एक पागल को देखा था। सचमुच? हाँ, अरे हम भी तो जाने, तो वो था कैसा? उसके कंधे पर ना बांस की ये बड़ी लाठी थी। लाठी थी? हाँ, लाठी के एक सिर पर एक पोटली बंधी हुई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाएं पे एक लोटा था। हाँ। उसने पैरों में नागोरी जूते पहने हुए थे, नागोरी जूते। नागोरी जूते? हाँ, और मैदान की राह से वो उस पहाड़ की ओर जा रहा था। अरे कहाँ चली? अंदर? तो मैंने पुकार कर पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा पता नहीं, जहां भी चला जाओ। फिर मैंने उसे पुकार कर पूछा तुम क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा मैं तो काम ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा फूफा जी, काम को भी क्या ढूंढना पड़ता है? अरे और नहीं तो क्या, न जाने कितने लोग काम ढूंढते फिरते हैं। तब ठीक है, मैं भी उन्हीं लोगों की तरह काम ढूंढता फिरूंगा। लेकिन अगर तुम ढूंढ कर भी ना पा सकोगे तो? अगर मैं ढूंढ कर भी ना पा सका फूफा जी, तो फिर मैं फिर ढूंढूंगा। लेकिन फूफा जी, वो नागुरी जूते वाला आदमी चला गया। मैं यही दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे देखता रहा। वो दूर पर जहां उमरगांज के नीचे से झरना बह रहा है ना, वहीं उसने अपनी पोटली उतार कर रख दी। नदी के पास बैठकर पोटली खोलकर पानी से साफ कर वो सत्तू खाने लगा। सत्तू खाकर उसने फिर पोटली बांधी। पैरों के कपड़े समेटकर वो झरने के पानी में उतर गया और पानी को ठेलता हुआ उस पार चला गया। मैंने बुआ जी से कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी उसी झरने के किनारे जाकर एक दिन सत्तू खाऊंगा फूफा जी। हाँ? हाँ, इस पर तुम्हारी बुआ ने क्या कहा भाई? मैंने कहा पहले तुम ठीक तो हो जाओ, फिर तुम्हें भी उसी झरने के किनारे ले जाकर सत्तू खिला लाऊंगी। हमें तो तुमने कभी सत्तू नहीं खिलाया, वो भी उस झरने के किनारे ले जाकर। वरना हमसे क्या? अच्छा फूफा जी, मैं कब तक अच्छा हो जाऊंगा? फूफा जी, अब तो तुम्हारे अच्छे होने में बहुत देर नहीं है बेटा, तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। देर नहीं है, आहा, मैं अच्छा होते ही चला जाऊंगा। अरे कहाँ जाओगे? इतने टेढ़े मेरे झरनों के पानी में पाँव डुबो कर उन्हें पार करता हुआ चला जाऊंगा। दोपहर में जब हमारे घर के सभी लोग सोए होंगे ना, तब मैं जाने कितनी दूर पर काम ढूंढता हुआ घूम कर फिरता चला जाऊंगा। अच्छी बात है, पहले तुम ठीक तो हो लो, उसके बाद उसके बाद मुझे पंडित बनने को ना कहना फूफा जी। तुम ही बताओ बेटा, तुम हो ना क्या चाहते? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। अच्छी बात है, मैं आपको बाद में सोच कर बताऊंगा, ठीक है? ठीक, लेकिन तुम एक बात मानो, इस तरह जिस किसी भी परदेसी को बुला बुला कर ये बातें न किया,
साथ चले आते। हाँ, तुम जाने कितनी दूर से आंख लगाते चले आ रहे हो। मेरा मन जाने कैसा कर रहा है। बाबू, तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? वो मुझे ना वैद्य जी ने बाहर निकलने से मना कर दिया, इसी से मैं दिन भर यही बैठा रहता हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? क्या ये तो मैं नहीं जानता कि मुझे ना वैद्य जी ने बाहर निकलने से मना कर दिया। अच्छा दिलवाले, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तो अपने गांव से आ रहा हूँ। अपने गाँव से? बहुत दूर है तुम्हारा गाँव। हमारा गांव? हमारा गांव वो उस पंचमुंडा पहाड़ के नीचे है, शामली नदी के किनारे। पंचमुंडा पहाड़, शामली नदी। अरे क्या पता, शायद ना मैंने तुम्हारा गाँव देखा है। सचमुच तुमने मेरा गांव देखा है? हाँ। किसी दिन तुम पहाड़ तक में गए थे क्या? नहीं, मैं गया तो कभी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने तुम्हारा गाँव देखा है। बहुत पुराने जमाने के बड़े बड़े पेड़ों के तले है ना तुम्हारा गाँव, लाल रंग के रास्ते के किनारे, है ना? है ना? अरे हाँ बाबू, तुम तो बिल्कुल ठीक कहते हो। वहाँ पर पहाड़ पर गाय चरा करती है ना। अरे कैसे अचरज की बात है बाबू, बिल्कुल ठीक बोलते हो तुम। मेरे गांव में गाय गोरू चरा क्यों नहीं करते? जी खूब चरते हैं। हाँ, बाकी सभी औरतें नदी से पानी भरकर माथे पर कलसे लेकर ले जाती है ना, वे सभी लाल साड़ी पहनी होती है ना। अरे बाबू बिल्कुल ठीक। अरे ग्वाल टोली की सभी औरतें नदी से ही तो पानी भरकर लाती हैं, मगर वे सभी लाल साड़ी पहनती हो ऐसी बात नहीं। लेकिन बाबू तुम किसी न किसी दिन उस ओर जरूर गए होगे। हाँ, उस ओर कभी गया तो नहीं, लेकिन जिस दिन मुझे वैद्य जी बाहर निकलने को कहेंगे, उस दिन क्या तुम मुझे अपने गाँव ले चलोगे? अरे लेके भी चलूंगा बाबू, जरूर ले चलूंगा। तो मुझे भी दही बेचते ना। अरे तुम क्यों दही बेचोगे बाबू? इतनी सारी पोथियां पढ़कर तुम तो भारी पंडित बनोगे, पंडित। हाँ, मैं पंडित कभी नहीं बनूंगी। तुम्हारे पूरे बच्चे हमारी शामली नदी के किनारे बाल टोलियों से दही ले आकर दूर दूर गाँव गाँव में मैं भी ऐसे ही बेचता फिरूंगा। तुम जैसे कहते हो ना, दही लो दही, बढ़िया दही, मुझे भी आवाज निकालना सिखा दो ना। फूट गई तकदीर। अरे ये भी कोई सीखने की बात है। ए दही लो दही, अरे बढ़िया दही। ए बाबू दही लो, अरे बढ़िया बढ़िया दही। ए दही लो दही। मुझे ये सुन बड़ा अच्छा लगता है। आसमान के अंतिम छोर से जैसे पक्षियों की पुकार सुनने से मन उदास हो जाता है ना। उसी तरह उस रास्ते के मोड़ से पेड़ों की कतार के बीच से जब तुम्हारी आवाज सुन पड़ती थी ना, तब मेरे मन में होता था, जाने क्या होता था मेरे मन में। बाबू तुम थोड़ी सी दही खाओ ना। मेरे पास दही खाने के लिए पैसे कहाँ हैं? अरे नहीं नहीं बाबू, पैसों की कोई बात नहीं है। तुम थोड़ी सी दही खा लोगे, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी।
रिवाज मैंने तुमसे ही सीखा है। अच्छा मैं चलता हूँ। दही लो दही अरे बढ़िया दही अरे मीठी मीठी दही अरे बढ़िया बढ़िया दही अरे दही लो दही बढ़िया दही। किससे बातें कर रहे थे? पंचकुंडे बाहर की तरह शाम ही नदी के ग्वालों के घर की दही। भोर के पहर वे पेड़ के नीचे गाय खड़ी करके दूध दूहते हैं। सांझ के वक्त औरतें दही जमाती है, वही दही। अरे दही लो दही बढ़िया दही। दही लो दही, बढ़िया दही। अरे पहरेदार, ओ पहरेदार। अच्छा तो तुम हो। इस तरह चीख पुकार क्या बजा रहे हो? तुमसे डरते नहीं तुम? तुमसे डरने की क्या बात है? अगर हम तुम्हें पकड़ कर ले जाए तो? मुझे पकड़ कर ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? बहुत दूर, उस पहाड़ के पार। अगर एकदम राजा के पास ले जाए तो? राजा के पास ले जाओगे? अरे तो ले चलो ना। तो वैद्य जी ने बाहर निकलने से मना कर रखा है। मुझे कोई भी पकड़ कर नहीं जा सकेगा। मुझे दिन भर यही बैठा रहना होगा। मैं तो जी ने मनाही कर रखी है। आहा, तभी तो तुम्हारा चेहरा कैसा सफेद हो गया, आंखों के किनारे पर स्याही फिर गई है, तुम्हारे दोनों हाथों की नसें उभर आई हैं। तुम घंटा ना बजाओगे पहरेदार? अभी तो वक्त नहीं हुआ। अजीब बात है। कोई कहता है वक्त गुजरा ही जा रहा है, कोई कहता है वक्त ही नहीं हुआ। अच्छा, तुम घंटा बजा दोगे तो वक्त हो जाएगा ना? ये कैसे हो सकता है? जब वक्त हो जाता है तभी तो हम घंटा बजाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा घंटा। सुनने में खूब अच्छा लगता है। हमारा घंटा तुम्हें अच्छा लगता है? घर में जब हमारे घर के सभी लोग खा पी चुकते हैं ना, तब फूफा जी न जाने कहाँ काम करने चले जाते हैं। बुआ जी रामायण पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है। मेरा नन्हा सा कुत्ता दादान की उस कोने की छाया में पूंछ में से घुसाकर सोया रहता है। तभी तुम्हारा घंटा बजता है। टन टेरा टन टेरा टन टन टन। अच्छा, क्यों बजता है तुम्हारा घंटा? घंटा सबको ये बतलाता है कि वक्त बैठा नहीं रहता, वक्त चला जा रहा है। चला जा रहा है? कहाँ चला जा रहा है? किस देश को? ये बात तो कोई नहीं जानता। शायद वो देश किसी ने नहीं देखा। मेरा जी होता है कि मैं उसी समय के साथ चला जाऊं। जिस देश के बारे में कोई भी नहीं जानता ना, उसी बहुत दूर के देश में चला जाऊं। एक दिन तो उस देश सभी को जाना होगा बेटा। मुझे भी जाना होगा। जाना तो होगा ही। मुझे तो वैद्य जी ने पहले ही बाहर जाने से मना कर दिया। हो सकता है किसी दिन खुद मैं जी ही हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम वैद्य जी को नहीं जानते। वो तो सिर्फ बांध के बैठाए रखना ही जानते हैं। लेकिन उनसे भी अच्छे लोग हैं कि वे आपको छुड़ा जाते हैं। मेरे वो अच्छे वैद्य जी कब आएंगे पहरेदार? मुझे आप बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें नहीं कहते बेटा। नहीं, मैं तो बैठा ही हूँ। जिधर बैठा रहेगा मैं तो वहां से बाहर नहीं गया।
उससे जमा क्या करिए कि घर में राजा बादशाह के सिवा दूसरी बात ही नहीं होती। अच्छी बात है। लड़के कहाँ गया? बाहर निकल, चौधरी पंचानन से छुप रहा है। बाहर निकल, कहाँ गया? लड़के क्या कर रहा है? नहीं है क्या? क्या रहा था? क्या कर रहा था? मैं क्या कर रहा था? लघु शंका कर रहा था। यूं खुलेआम दिन के उजाले में कहीं पर भी पेशाब करता है? अरे वो अजी ने बोला था बहुत जोर से लग जाए ना तो कहीं नहीं कर देना। तुम्हारे फूफा जी को भी बहुत जोर से लगती है तो कहीं नहीं कर देते हैं क्या? तो बड़े है ना। अच्छी बात है। मैं जल्दी ही वो बंदोबस्त किए देता हूँ जिससे राजा की चिट्ठी तुम्हारे घर आ सके। नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना होगा चौधरी जी। क्या बोला? मैं तुम्हारी खबर राजा को दे दूंगा, तब वे ज्यादा देर न कर पाएंगे। तुम लोगों की खबर लेने के लिए तुरंत ही अपना प्यादा दौड़ा देंगे ना? महाराज की हिम्मत तो कम नहीं। एक बार राजा के कानों में ये बातें पड़े तो वो दुरुस्त हो जाए। अरे मैं पायल पहन के जाने वाली हूँ। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम रे भाई कौन है तुम? मुझे रुकने की फुर्सत कहाँ है? वक्त जो बीता जा रहा है। असल में तुम रुकना नहीं चाहती और मैं यहाँ बैठा नहीं रहना चाहता। क्या करें? तुम्हें देखकर मुझे बोल के तारीफ की याद आई। बताओ तो सही तुम्हें हुआ क्या है? क्या ये तुम्हें नहीं जानता लेकिन मुझे ना वैद्य जी ने बाहर निकलने से मना कर दिया। तो तुम हरगिज बाहर ना निकलना। वैद्य की बात तो माननी चाहिए, उत्पात नहीं करना चाहिए, वरना लोग तुम्हें शराबी कहेंगे। बाहर देखकर तुम्हारा मन छटपटा रहा है ना? मैं बल्कि तुम्हारे लिए आधा दरवाजा बंद। अरे नहीं 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 इसे बंद मत करो। सब कुछ बंद ही है, सिर्फ यही तो खुला है ना। अच्छा 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 कौन हो तुम? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। मैं सुधा हूँ, सुधा। सुधा यहाँ के मालिक की बेटी नहीं जानते? क्या करती हो? मैं डाला भर कर फूल चुराती हूँ और उन्हें माला बुनती हूँ। अभी मैं फूल चुनने जा रही हूँ। फूल चुनने जा रही हो? शायद इसी से तुम्हारे दोनों पैर इतना थिरक उठे हैं। जब तुम चलते हो तो पैर बज उठते हैं। चल चल चल। अगर मैं तुम्हारे साथ जा सकता ना तो बहुत ऊंची डाल के न दिखने वाले फूल भी तुम्हारे लिए तोड़ लाता मैं। क्यों नहीं? जैसे फूलों का हाल मुझसे ज्यादा तुम ही जानते हो। जानता क्यों नहीं? बेशक जानता हूँ। मैं 7 भाइयों वाले चंपा का हाल जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग मुझे छोड़ दे मैं वहां तक जा सकता हूँ, बहुत घने जंगल में जहाँ ढूंढकर भी राह नहीं पाई जा सकती ना। मैं वहां चंपा बनकर खेल सकता हूँ। तो मेरी पारो दीदी बनोगी। तुम्हारी भी तो अकल है। मैं तुम्हारी बात दीदी कैसे बनूंगी? मैं सुधा हूँ, सुधा, और मुझे रोज इतनी सारी मालाएं गूंथनी पड़ती है। लेकिन मैं अगर तुम्हारी तरह इसी जगह बैठी रह पाती तो कैसा मजा आता ना? मैं भी अगर तुम्हारे जैसे ऊंची में जा सकता तो मुझे भी बड़ा मजा आता। लेकिन तुम अंदर दिन भर क्या करती? यहाँ ये देखो, ये है मेरी बढ़िया बहू बढ़िया। इसका ब्याह कराती। किससे? मेरी एक मैनी बिल्ली है, उसके साथ। मेरी मैनी बिल्ली है ना, वो दिन भर इधर से उधर, उधर से इधर घूमती रहती है। हाँ जी, तुम एक बिल्ली का ब्याह सुंदर भैया के साथ कराओगी?
होगी। जी देखो, तो फिर क्या तुम करोगे मेरी गुड़िया से ब्याह? हाँ, सच? अगर मैं तुम्हारी गुड़िया से ब्याह करूंगा तो क्या ये मेरे घर आ जाएगी? ओह, अगर मैं इसका ब्याह तुम्हारे साथ करूंगी तो मुझे इसे तुम्हें दे देना पड़ेगा। हाँ, फिर तो मैं सोचकर बताती हूँ। बिना, मुझे बहुत देर हो रही है। अगर इससे भी ज्यादा देर हो गई तो फिर मुझे फूल नहीं मिलेंगे। मुझसे कुछ और देर बात कर जाओ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो, मैं फूल चुनकर आऊंगी तो तुमसे गपशप करके बात करूंगी, ठीक? तुम क्या मुझे एक फूल भी देती जाओगी? फूल यूं ही कैसे दे दूंगी? इसका दाम भी तो देना होगा ना? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं तुम्हें दाम दे दूंगा। जब मैं उस पहाड़ को पार करके काम ढूंढने जाऊंगा ना मैं तुम्हें दाम देता हुआ जाऊंगा। अच्छा, यही से। लेकिन तुम फूल चुनकर आओगी ना? हाँ, आऊंगी। आओगी ना? हाँ बाबा, आऊंगी। भूलोगी तो नहीं? तुम्हारे पैरों में पाल बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कहा? सच? हाँ, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फूल यूं ही दे दूंगी। मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मेरा नाम अमर है, अमर। मैं इसी खिड़की के पास बैठा रहता हूँ। चिका अरे भाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम लोग खेल जा रहे हैं। तुम लोग दिन भर खेलोगे? तो क्या खेलोगे? हम लोग खेती का खेल खेलेंगे। हम दोनों नौकर हैं और महल। ओ ने किसान। तुम लोग शाम के वक्त नदी के किनारे किनारे घर लौट जाओगे? हाँ, हम लोग शाम को लौटेंगे। तो फिर इस खिड़की के सामने से ही लौटना भाई। तुम भी बाहर आओ ना, खेलो चलकर। नहीं, मुझे ना वैद्य जी ने बाहर निकलने से मना कर दिया है। वैद्य, वैद्य की मनाही मानते होगे तुम? हम नहीं मानते। चलो भाई चलो, हमें तो देर हो रही है। अरे भाई, जाने से पहले तुम लोग कुछ देर मेरे इस खिड़की के सामने खेलो ना, मैं भी तो देखूं जरा। यहाँ हम किस चीज से खेलेंगे? मैं अभी आया, तुम लोग यही ठहरो।
की कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। हाँ, तुम लोग ना अपने हाथों को यूं जोड़कर ये 3 उंगलियां मोड़ दो, ये हो गई बंदूक। ठाक ठाक इधर। अरे ये क्या, हम सब मर गए। क्या? अरे भाई तुम तो सोए जा रहे हो। ये बहुत नींद आ रही है। मैं तो सुबह से बैठा हूँ ना, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे अब बैठा नहीं जाता। अभी तो सिर्फ एक ही पैर दिन चला, अभी से तुम्हें नींद कैसे आने लगी? वो सुनो, 1 बजे का घंटा बज रहा है। तो बजता है ना, टन 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 टन, मुझे सो जाने की बात है। अच्छी बात है, हम कल सवेरे आ जाएंगे। इससे पहले मैं तुम लोग से एक बात पूछ लूं। तुम लोग तो दिन भर बाहर रहते हो ना, क्या उस घर के डाकिया को पहचानते हो? पहचानते क्यों नहीं, खूब पहचानते हैं। कौन है वे? उनके नाम क्या है? एक है पिनोकियो, दूसरा है शरद। तो अगर मेरे नाम से कोई चिट्ठी आ जाए तो क्या वे मुझे पहचान सकेंगे? लो, चिट्ठी पर तुम्हारा नाम होगा तो वे तुम्हें ठीक पहचान लेंगे, है ना? तो कल सवेरे जब तुम लोग आओगे ना, तो उनमें से किसी एक को बुलाकर मेरी पहचान करवा देना। अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। चलो चिका 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 चिका। मेला सा लगा रहता है। इससे क्या शरीर कहीं टिक सकता है? अरे, देखो तो सही, तुम्हारा चेहरा कैसा फीका पड़ गया।
शायद मेरा वो फकीर खिड़की पर रात देखकर लौट जाएगा। तुम्हारा वो फकीर है कौन? नहीं, तो मेरे पास आकर मुझे दूर दूर देश विदेश की कहानियां सुना जाता है। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है फूफा जी। लेकिन हम तो किसी फकीर को नहीं जानते। क्यों? अभी मैं वहीं से चला रहा हूँ। रोज से तुम्हें इतना खर्च क्यों? तुम अपने जैसा मुझे समझते हो क्या? भाई मेरा तो कहीं जाने में कोई खर्च नहीं होता। मैं जहाँ चाहूँ अपनी मर्जी से जा सकता हूँ। वाह, अब तो तुम्हारी बड़ी मौज है ना? तुम्हें याद है फकीर, तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे अपने साथ ले चलोगे, मुझे अपना चेला बना लोगे। याद है फकीर? याद है, खूब याद है, खूब याद है। मैं तुम्हें घूमने के ऐसे मंत्र सिखा दूंगा कि पर्वत पर, समुद्र में, वन में कहीं तुम्हें कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अरे पागलों की ये सब बातें करते हो तुम लोग। दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा। बेटा अमल, मैं पर्वत, पहाड़, समुद्र से तो नहीं डरता, लेकिन तुम्हारे फूफा के साथ अगर वो वैद्य जी भी आ सकते ना, तब तो मेरे मंत्र को भी हार माननी पड़ेगी। हाँ नहीं नहीं फूफा जी, तुम वैद्य जी से कुछ ना कहना। मैं यही बैठा रहूंगा और नहीं जाऊंगा। कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो मैं पत्नी से मंदिर लेकर चला जाऊंगा। फिर पहाड़, वन, समुद्र में कोई रोक कर नहीं रख पाएगा। जी बेटा, इस तरह सिर्फ जाने जाने की रट नहीं लगाया कर। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मेरा मन न जाने कैसे हो उठता। अच्छा, ये रोज ठीक कैसा दिखे मुझे बताओ ना। रोज हुई। हाँ, रोज हुई। अरे तुम भेगी जगह है। वो चिड़ियों का देश है। इंसान तो वह है ही नहीं। और वे पंछी भी ना तो चलते हैं ना बोलते हैं, सिर्फ गाते हैं और उड़ते हैं। उड़ते हैं, उड़ते हैं, उड़ते हैं। अच्छा, उस देश में समुद्र भी है।
उनके हजारों बसेरों के किनारे अपना छोटा सा घोंसला बनाकर समुद्र की लहरों को देखता देखता जिंदगी के सारे दिन बिता लेना। वाह! अगर मैं भी चिड़िया होता तो क्या? भाई तब तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे सुना है तुमने दही वाले से कह रखा है कि बड़े होकर तुम भी दही बेचोगे, लेकिन बेटा चिड़ियों के बीच तुम्हारा दही का रोजगार चल रहा कहाँ? वो उल्टा तुम्हारा नुकसान हो जाता। अरे चलो भी, अब तो हद कर दो। लगता है तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बना दो। मैं तो जा रहा हूँ। अब फूफा जी, कहीं मेरा दही वाला आपका लौट तो नहीं गया? लौट क्यों ना जाएगा? तुम्हारे इस मनचाहे फकीर का हुक्म बचा। रोज द्वीप की चिड़ियाओं के बसेरे में उड़ते फिरने से तो उसका पेट नहीं भरेगा ना। हाँ, वो तुम्हारे लिए एक कुल्ला दही रख गया है और कह गया है गांव में उसकी भांजी का विवाह है। इसी से वो कमली टोला में शहनाई का बयाना देने चाहता है। आज उसे जरा भी फुर्सत नहीं। भांजी का विवाह? लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो मेरी नन्ही दुल्हन बनेगी। नाक में बुलात और पहनावे में लाल बोरे की साड़ी होगी कि वो रोज सवेरे काली गाय धोकर मुझे मिट्टी के नए बर्तन में पेन सहित दूध पीने को देगी और सांझ के बाद पास आ बैठेगी और मुझे 7 भाइयों वाले चंपा की कहानियां सुनाया करेगी। भाई वाह! वाह वाह वाह! बहुत खांसी है। बेटा मैं तो फकीर हूँ, मगर फिर भी मुझे लालच हो रहा है। लेकिन बेटा इस बार उसका ब्याह हो जाने तो। हाँ, मैं कहता हूँ अगर तुम्हें जरूरत होगी ना तो उसके घर भांजियों को कभी अकालना पड़ेगा। तुम तो हद करते हो दादाजी। तो चला मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। माजी और फूफा जी तो चले गए। चले गए। मुझे चुपके से बतला दो ना, मेरे नाम से डाकघर में कोई चिट्ठी आई है? सुना तो है कि राजा की चिट्ठी रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी वो रास्ते में ही है। रास्ते में? हाँ। किस रास्ते में? इसके रास्ते में जो बारिश आने पर बादल साफ हो जाने पर बहुत दूर पर दिख पड़ता है, उसी रास्ते में? जान पड़ता है, तुम्हें सब कुछ मालूम है। उसी रास्ते में तो है ही। सब जानता हूँ कि सब जानता हूँ। वही तो देख रहा हूँ, पर तुम्हें सब जाना कैसे? वो मैं नहीं जानता। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। वो जो राजा का डाकिया है ना, वो पहाड़ से उतरता चला आ रहा है। पहाड़ की तलहटी में जहाँ झरने का रास्ता खत्म हो जाता है ना, वहीं वो नदी का रास्ता पकड़कर चला आ रहा है। नदी के किनारे पर ज्वारी के खेत है, उसी की संकरी पगडंडी से वो चला आ रहा है। उसके बाद ईख के खेत है, उसी की ऊंची पगडंडी से वो चला आ रहा है। दिन रात देख करके चला आ रहा है बगी। जो जो मुस्कुराते हुए देखता हो ना, मेरे मन की खुशी उमड़ उमड़ पड़ती है बगी। ऐसी नई आंखें तो मेरी नहीं है बेटा, कि तुम्हारे देखने के साथ साथ मैं भी उसे देख पा रहा हूँ। अच्छा बगी, जिन राजा का ये डाकघर है, क्या तुम उन राजा को पहचानते हो? मैं पहचानता तो नहीं, मैं तो रोज उनके पास भीख लेने जाता था। तब ठीक है, मैं भी उन्हीं के पास जाकर भीख मांगूंगा। भाई, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो देना होगा वो बिना मांगे तुम्हें दे देंगे। नहीं नहीं, मैं उनके दरबार के सामने खड़ा होकर जय हो महाराज कहकर उनसे भीख मांगूंगा। मैं खंजरी बजाकर नाचूंगा।
और लंगड़ा है। इसी से एक नन्हा सा बच्चा उसे पहिए वाली गाड़ी पर बिठाकर उसे ठेलता हुआ जगह जगह पर ले जाया करता है। हाँ, मैंने उससे कह रखा है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी उसे पहिए वाली गाड़ी पर बिठाकर ठेलता हुआ जगह जगह पर ले जाया करूंगा। मैं तब तो देखता हूँ, खास मजे की बात होगी। लेकिन जब मैं फूफा जी से कहता हूँ कि उसे थोड़ी सी भीख दे दे, तो वो कहते हैं कि वो बनावटी लग रहा है, बनावटी लग रहा है। हाँ बेटा, ये बात तो ठीक है कि वो आंखों से देख नहीं सकता। अब चाहे उसे अंधा कहो चाहे ना कहो। अच्छा, ये फूफा जी कहाँ रह गए? फूफा जी कहाँ चले गए? फूफा जी, मुझे यहाँ बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। तुम मैं दिखी तो नहीं, लेकिन लेकिन पहले जब मुझे यहाँ बिठा रखा था ना, तब मुझे लगता था मानो दिन बीतेगा ही नहीं। लेकिन जब से मैंने राजा की चिट्ठी की बात सुनी है ना, मुझे अच्छा लगता है। बैठे बैठे अच्छा लगता है वकील, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजा की चिट्ठी में क्या लिखा होगा ये तो मैं जानता ही नहीं। अरे भाई, ये ना भी जानो तो क्या है? तो चिट्ठी पर तो तुम्हारा नाम लिखा ही होगा बता। अरे क्या हंगामा मचा रखा तुम दोनों ने? क्यों, क्या हुआ? अरे सुना है, तुम लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि राजा ने तुम्ही लोगों को चिट्ठी लिखने के लिए वो डाकघर खोला है। भाई अगर ऐसा भी हो तो क्या हुआ? अरे अपने वो पंचानन चौधरी, उन्होंने गुमनाम चिट्ठी लिखकर ये बात राजा तक पहुंचा दी। भाई राजा तक तो सभी बातें पहुंचती है, ये क्या हम नहीं जानते? संभाल के बातें क्यों नहीं करते? राजा रजवाड़ों का नाम लेकर इस तरह की बातें जबान पर ही क्यों लाते हो? तुम दोनों ने खासी मुश्किल में डाल दिया मुझे। वकील, राजा क्या ये बात सुनकर नाराज हो जाएंगे? जी हाँ, कहने चाहिए हो गया नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होंगे बोला? भाई मुझ जैसे फकीर और तुम जैसे लड़के पर नाराज होके कैसे भी अपना राजपाट चलाते हैं ना, देख लेंगे हम। वकील, आज सवेरे से ही मेरे आंखों में सब कुछ अंधेरा छाता आ रहा है। मुझे बैठने का भी मन नहीं करता, बोलने का भी मन नहीं करता। राजा की चिट्ठी नहीं आएगी क्या? हाँ वकील, अगर अभी ये घर, ये खिड़की तो सब गायब हो जाओ तो बेटा बल, राजा की चिट्ठी आएगी और आज ही आएगी। हाँ। अरे वैद्य क्या है? आज कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज तो मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हंसी तो अच्छी नहीं जान पड़ती। इसने ये जो कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, यही खराब लक्षण है। हमारे चक्रधर ने कहा भाई है, बेटी भाई है। चक्रधर की बात भी रहने ही दीजिए। यही बताइए बात क्या है? जान पड़ता है अब इसे पकड़ कर रखा ना जा सकेगा। मैं तो मना कर गया था, लेकिन जान पड़ता है इसे बाहर की हवा लग ही गई है। मैंने इसे खूब घेर संभाल कर रखा है। मैंने इसे बाहर नहीं जाने दिया। दरवाजे तो अक्सर ही बंद रखता हूं। अचानक
जाने कैसी हवा चल रही है। मैं खुद देख आया, तुम्हारे सदर दरवाजे के भीतर हू हू करके हवा चल रही है। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ताला कुंजी लगाकर उस दरवाजे को खूब अच्छी तरह से बंद कर दो, ना हो तो 2-3 दिन तक तुम्हारे यहाँ लोगों का आना जाना बंद ही रहे। फिर भी यदि कोई आए तो उसके लिए खिड़की का रास्ता तो है। वो कहाँ जो इस खिड़की से घुसते हुए सूरज की रोशनी आ रही, इसे बंद कर दो। इससे रोगी की नींद उचट जाती है। मैं बाहर खड़ा हूं। वैद्य जी, कमल ने आंखें बंद कर रखी। उसका मुंह देखकर ऐसा लगता है मानो जो अपना नहीं था, उसे लाकर मैंने घर में रखा, उसे प्यार किया, लेकिन अब जान पड़ता है अब उसे नहीं पाऊंगा, अब उसे नहीं पाऊंगा। वो क्या है? तुम्हारे यहाँ तो चौधरी आ रहा है। ये कैसा हंगामा है? मैं तो चलूं भाई, लेकिन तुम जाकर जरा अच्छी तरह से दरवाजे को बंद कर दो। मैं घर जाते ही एक जहर गोली छिपा देता हूँ, उसे खिला कर देखो। अगर बचना होगा तो उसी से इसे बांध कर रख सकोगे। वैद्य जी, ऐसे नहीं कहो। नहीं फकीर, तुम्हें लगता है कि मैं सो रहा हूँ? तुम्हें सोया नहीं, सब सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे माँ बाप मेरे सिरहाने बातें कर रहे हो। चौधरी जी, आजकल तो बहुत बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी राह रसम हो गई है। ऐसे क्यों बोलते हो? ऐसा ठट्ठा मत कीजिए, हम तो बहुत ही मामूली आदमी। लेकिन तुम्हारा ये लड़का तो राजा की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। वो तो बच्चा है, अरे पागल है, भला उसकी बात का भी कोई ख्याल अरे है? नहीं माधव, इसमें अचानक ही क्या बात? तुम्हारे घर जैसा बढ़िया घर राजा पाएंगे कहाँ? देखते नहीं, ठीक इसी से तुम्हारी खिड़की के सामने राजा का नया डाकघर खुला है। अरे लड़के, तेरे नाम राजा की चिट्ठी आई है। सच नहीं तो और क्या? ये रही उनकी चिट्ठी। मुझसे चिट्ठा लग रही चौधरी जी। ये क्या ये उन्हीं की चिट्ठी है? हाँ बेटा, मैं फकीर होकर कहता हूँ ये सचमुच राजा की चिट्ठी है। तो मैं इसमें कुछ देख क्यों नहीं पाता? मेरे आंखों में अभी सवेरे से सब सफेद दिख करता है। किसी से शायद इस कागज पे मुझे कोई अक्षर नहीं नजर आ रहे। चौधरी जी, मुझे पढ़ के बताओ ना इसमें क्या लिखा है? राजा ने लिखा है, वे आज या कल में ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। राजमहल पल भर के लिए भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके खाने के लिए चना चबेना का इंतजाम कर रखना। अरे चौधरी जी, तुम्हारी ऐसी बातों को लेकर हंसी ठट्ठा ना करें। हंसी ठट्ठा? कैसा हंसी ठट्ठा? इनकी मजाक हंसी ठट्ठा करेंगे? अरे दादाजी, तुम पागल हो गए क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इसीलिए सादे कागज पर मैं अक्षर देख पा रहा हूँ। राजा ने लिखा है, वे अमल को देखने खुद आएंगे और वे अपने साथ राजगद्द को भी लाएंगे।
होकर घंटा बजाना होगा। तभी हाँ तभी उन्होंने अपने सबसे छोटे दोस्त को देखने के लिए अपने सबसे बड़े वैद्य को भेजा। राजवैद्य को भेजा है, राजवैद्य को। चारों ओर सब कुछ बंद क्यों है? खोल दो जितने खिड़की दरवाजे हैं सब खोल दो। क्यों बेटा, कैसा जान पड़ता है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा वैद्य जी। मैं देख पा रहा हूँ आसमान के उस पार सब तारों को देख पा रहा हूँ। आधी रात को जब राजा आएंगे तो क्या तुम अपने बिछावन से उठकर उनके साथ जा सकोगे? जा क्यों रह सकूंगा? यहाँ से बाहर निकल सको तो मेरी जान बचे। मैं उसे कह दूंगा कि वो मुझे ध्रुव तारा दिखला दे। जान पड़ता है मैंने उसे कितनी बार देखा है, लेकिन वो कौन सा है ये मुझे याद नहीं आता। वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। इस कमरे को साफ करके फूलों से सजाकर राजा के आने लायक बना दो। और इस आदमी के तो यहाँ रहने से काम न चलेगा। अरे बड़ा चौधरी, अरे जाकर गांव के पास फेंको इसे। बड़ी चौधरी करता फिरता है काम। नहीं वैद्य जी, वैद्य जी, ये तो मेरे दोस्त है। जब आप नहीं आए थे ना, तब उन्होंने मुझे राजा की चुटकी ला कर दी थी। देखिए। अच्छा बेटा, जब ये तुम्हारे दोस्त हैं तो ये भी इस कमरे में रुक सकते हैं। बेटा, राजा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आज वो खुद यहाँ आएंगे। आज तुम उनसे कुछ मांगो। अरे तुम तो जानते ही हो हमारी हालत कुछ अच्छी नहीं। आप इसकी जरा भी चिंता न कीजिए फूफा जी। उस साहब हमने तय कर लिया। क्या तय कर लिया है? बोलते क्यों नहीं? मैं उनसे कह दूंगा वो मुझे अपने डाकघर का डाकिया बना लेगा। मैं दूर दूर गाँव गाँव में उसकी चिट्ठियाँ बांटा करूंगा। अच्छा फूफा जी, आज रात को हमारे घर राजा आएंगे तो उनके खाने पीने के लिए हमने क्या इंतजाम किया है? उन्होंने कहा है तुम्हारे हाथों में चना चबाना ही खाएंगे। चना चबेना खाएंगे? अरे चौधरी जी, तुमने तो ये बात हमको पहले ही बता दी थी। शायद तुम राजा के सबसे अच्छे दोस्त हो। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अगर किसी को मेरे घर भेज दो तो खाने की कुछ अच्छी इसकी चीजें। कोई जरूरत नहीं है।
तुम सो कर आ। मैं तो उसे ये फूल देने आई थी, क्या मैं इन्हें इसके हाथों में न दे पाऊंगी? अच्छा दे दो। ये कब जागेगा? अभी तुरंत राजा आकर इसे पुकारेंगे। तब तुम लोग चुपके चुपके उससे एक बात कह दोगे?
जिन्होंने इतना बहुत एलिमेंटल लगता है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उसको एक डायरेक्शन के तौर पे इतना उभर कर लाने, इतना खूबसूरत बनाने का जो काम है वो स्वतंत्र थिएटर पुणे का इकलौता हिंदी थिएटर है। और जिस तरीके से अभिजीत चौधरी ने इस पर रोशनी लिया, हम कहते हैं सर बहुत करेज है आप में कि ऐसे इतना सिंपल एलिमेंट इसमें ना कोई बहुत कॉमेडी है, जनरली कॉमेडी बहुत सराहा जाता है, लेकिन इतना सीरियस होने के बावजूद भी ऐसा प्ले उठाया गया। और आप सब इतनी कमाल की ऑडियंस थी, वे वाकई सीन में चिट्ठी वाला नाटक वो शायद दादाजी ने रचा, दादाजी खुद राजा है या क्या है, ये अपनी अपनी सोच है। एक ऑडियंस अपने अपने हिसाब से उसे ही टेक्स इट बैक एंड वो छोटा सा मासूम सा चेहरा अमल का याद रह जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया की जो फ्लूट पीछे चलती थी शायद वो हम अपने साथ टेक बैक करते हैं और देखते हैं कि दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है, कितना ज्यादा उसमें सुंदरता जिसे कहते हैं हम लोग, वो एस्थेटिक्स जिसे हम कहते हैं, वो इन बातों में आता है। प्रॉपर्टी के डिपार्टमेंट से हम आशुतोष सर को बुलाते हैं। संदीप जी है यहाँ पर और अनिल जी प्लीज। गांधारी जो महाभारत का पात्र है उसको बहुत खूबसूरती से बहुत ही अलग तरीके से उजागर किया है। तो उम्मीद है हम सब लोग कल वापस मिलेंगे और इस हिंदी दिवस के अवसर पर खूब सारा सेलिब्रेशन करेंगे इन दो नाटकों का रस अनुभव, रस उत्पत्ति और मनोरंजन लेकर वापस अपने अपने घर और अगले साल हिंदी दिवस के लिए वापस तैयार होने के